हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 फिजिक्स, जिसमें हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है फ्रिक्शन। तो आज उसी चैप्टर में आगे डेली लाइफ के कुछ यूजेज देखेंगे, जहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अलग अलग तरीके से काम में आता है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि फ्रिक्शन के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। उसके डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि अलग अलग टाइप के जो फ्रिक्शन होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। आज हम उसी को ग्राफ के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, कौन सा फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। उसके बाद इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि आगे कुछ एग्जाम्पल जिससे कि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है और कुछ एग्जाम्पल जिनसे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। डेली लाइफ में अलग अलग उसमें कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जिसके हिसाब से आपको समझाया जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम के साथ। देखो, यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। कल की क्लास में मैंने आपको यही बताया था। यस सर। और उस देखो, कल एक अपने पास एक इक्वेशन आई थी। इक्वेशन कुछ ऐसे थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा था, उसके बाद में था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग। और उससे सबसे कम कौन सा था? रोलिंग। रोलिंग। सर आपने स्टैटिक और स्लाइडिंग के बीच में सर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन करवाया था। नहीं, वो वहाँ पे गलत था, इसीलिए मैं आपको वो वापस से बता रहा हूँ। जो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। आज इस डायग्राम से आपको वही चीज़ समझ में आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन से भी ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग। कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करना। अगर कोई ऐसे कोई टेबल है और इस टेबल पे एक वुडन का कोई बॉक्स रखा हुआ है इस तरह से, तो दोनों की सरफेस यहाँ पे मिलेगी, और जब दोनों की यस सरफेस सर। यहाँ पे एक दूसरे से टच होगी तो इनके बीच में फ्रिक्शन काम करेगा। अगर यस ये सर। वुडन बॉक्स, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया किस साइड में? इस साइड में क्या अप्लाई कर रहे हो आप? फोर्स। तो फ्रिक्शन किस साइड में लगेगा? अपोजिट साइड में। डिफरेंट साइड। अपोज डायरेक्शन। तो ये इधर लग रहा है क्या? फ्रिक्शन। ये है फोर्स। देखो, अगर आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने के बाद में भी वो बॉक्स मूवेबल नहीं है, मतलब कि वो अपनी स्टैटिक पोर्शन मेंटेन किए हुए, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? कंडीशन नंबर स्टैटिक। फर्स्ट, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यस। अगर ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। सेकंड कंडीशन देखो क्या बनती है। अगर ये बॉक्स आपने फोर्स थोड़ा और बढ़ा दिया, फोर्स थोड़ा और बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन भी थोड़ा और बढ़ेगा कंपेयर रीजन में। यस सर। और एक लिमिट ऐसी आएगी जब ये फ्रिक्शन जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगा और ये फोर्स जो है ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स ज़्यादा होते ही ये बॉक्स बॉक्स क्या करेगा? थोड़ा सा इधर मूव करेगा, हल्का सा मूव करना स्टार्ट होगा। तो वो जो स्टार्ट होने की जो पोजीशन होती है कि ऐसा फोर्स जहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको? लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अब बॉक्स जो है वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया है, उस पर फ्रिक्शन, अब वो फ्रिक्शन जो बढ़ नहीं सकता, लेकिन फोर्स बढ़ रहा है। अब फोर्स बढ़ रहा है तो वो बॉक्स क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट होगा। और जब ये बॉक्स मूव करना स्टार्ट होगा तो उसमें फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलेंगे डायनामिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड जो कंडीशन है, जिसमें बॉक्स मूव कर रहा है, नॉर्मल स्पीड में मूव कर रहा है, जिसमें एक्चुअल में फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट हो गया, अब ना वो बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है, लेकिन वो बॉक्स क्या है? मूव कर रहा है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब कि स्लाइड के ऊपर आप ऊपर जाके स्लाइड के ऊपर ऐसे बैठते हो, जैसे ये पार्क में आपने स्लाइड देखी होगी, तो यहाँ पे जब आप बैठे हो यस
जब यहाँ पे आप बैठे हो तब कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक जब आप थोड़ा सा आगे आते हो तो आपको फील होता है कि अब मैं जो है ना फिसलने वाली हूँ। तो जब फिसलने आपको वाली हूँ। ये फील होता है कि मैं फिसलने वाली हूँ तो वहां पे उस वक्त कौन सा फ्रिक्शन काम लिमिटिंग, कर रहा होता है? लिमिटिंग, और जब आप इस स्लाइड के नीचे आते हो तो यहाँ पे जब आप नीचे आ रहे हो तब कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? डायनामिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। डायनामिक या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तीनों में जो एक रिलेशन है वो समझ में आया? हाँ, फिर सर रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ गया? रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअल में तब काम करता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप तीसरा ऑब्जेक्ट एक रोलिंग के रूप में लेके आते हो। जैसे आपने देखा होगा कि बॉल बियरिंग होती है या फिर कोई अगर किसी भारी सामान को लेके जाना है तो उसके बीच में लकड़ी के गोल गोल फट्टे लगा देते हैं जिससे कि उसके ऊपर रोल होते हुए जाता है। तो रोलिंग यस। फ्रिक्शन अलग है। ठीक है, ये तीन फ्रिक्शन का इंटरलिंकिंग आपको समझ में आया। अब इसी चीज को जो है यहाँ पे डायग्राम में समझाया गया है। अब डायग्राम को समझो कि डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। डायग्राम समझ में आ गया तो आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएगी। हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको इसको और आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये जो डायग्राम है आपको वहां पे भी काम में आएगा। सेम डायग्राम कैसे, देखो सबसे पहले ग्राफ बनाने का तरीका देखो। इसमें जो है इस तरफ ये फोर्स जो अप्लाइड किया, जो फोर्स है ना जिसके बॉक्स के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा था ये वो अप्लाइड फोर्स है। मतलब इस तरफ अगर ये वैल्यू बढ़ेगी मतलब फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है वो बढ़ रहा है। और इसके देखो ऊपर की साइड में जो ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल जो वैल्यू है यहाँ पे, तो ये जो है ये वो फोर्स है जो कि फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट कर रहा है। इसको काउंटर करने के लिए, अप्लाइड फोर्स को काउंटर करने के लिए देखना स्टैटिक फ्रिक्शन की जो ये लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूं तो ये जो वैल्यू मैंने बढ़ाई है इतनी ही वैल्यू देखो इधर बढ़ रही है। नहीं समझे? सर समझ गए। यस सर। देखो सही से देखना, अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये फोर्स की वैल्यू इतनी, तो इतना ही इसमें क्या फ्रिक्शन जनरेट हो गया। अब अगर मैं इसको यहां से यहां तक देखूं, देखो यहां से और यहां तक, तो जितनी जितनी वैल्यू ये यहाँ से है इतनी ही वैल्यू ये है। मतलब कि जितना मैंने फोर्स यहाँ पे बढ़ाया उतना ही यहाँ पे क्या फ्रिक्शन बढ़ गया। जितना फोर्स बढ़ा रहा हूँ उतना ही फ्रिक्शन बढ़ रहा है। तो ये जो रेड कलर की जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या है, किसको डिनोट करेगी? ये स्टैटिक फ्रिक्शन को। किसको डिनोट करेगी? ये स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उतना ही उसमें काउंटर क्या फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। कम ज्यादा नहीं, एकदम एग्जैक्ट वो का वो। अब देखो इसमें एक कंडीशन ये बनती है कि यहाँ पे देखो ये आपको कर्व दिखेगा बी पॉइंट पे, ये ऐसा कर्व दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट ये फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया। ये देखो फ्रिक्शन फोर्स ये रहा, ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया। ये रहा, देखो ये डॉट डॉट यस लाइन से जो सर। दिखाया है ना, ये डॉट डॉट लाइन से, ये वाला, ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी। इसके बाद अगर आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब अप्लाइड फोर्स को आप और बढ़ा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये क्या फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो गया। देखो यहाँ पे आके ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट हो गया। तो जहां पे जिस लिमिट पे ये फोर्स आपने मैक्सिमम किया और वहां पे लिमिटिंग सॉरी जो फ्रिक्शन जो था स्टैटिक फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया। और वहां से फिर वो चीज जो है जिसके ऊपर आप ये फ्रिक्शन अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो मूव करना स्टार्ट होती है। तो ये जहां पे ये थोड़ा सा स्टार्ट हो रही है ना, उसी कर्व पे पॉइंट बनता है क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल हल्का सा पॉइंट बनता है यहाँ पे, जिसको आप डिनोट कर सकते हो बीसी से। तो बीसी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बीसी किसको दिखा रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ए बी किसको दिखा रहा है यहाँ पे? ए बी लाइन स्टैटिक, बीसी लिमिटिंग। लिमिटिंग। अब मुझे बताओ डीई यहाँ पे किसको दिखा रहा है? जहां पे कांस्टेंट फोर्स हो गया सर डायनामिक, डायनामिक। डायनामिक, और इस डायनामिक को ही काइनेटिक भी बोलते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। सर काइनेटिक। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। इसमें क्या चीज जो है वो मूव होना स्टार्ट हो गई और एक पर्टिकुलर स्पीड में वो आगे से आगे मूव कर रही है। यहां तक समझ में आ गया?
यस सर। तो अपना ये जो पॉइंट था, अपना जो ये सब पॉइंट था, इसका मतलब क्या था, वाई द इज डायनामिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कम है, ये डायनामिक फ्रिक्शन जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम है। तो समझ में आया गया क्यों कम है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। आप इसको रीड करना, नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछना। Yes, sir. देखो इसके बाद में आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है फ्रिक्शन की, उसको क्या कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये मोशन को अपोज करता है। अपोज ही तो कर रहा है ना मोशन को, मतलब कि उस बॉक्स को मूव करने से रोक रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम क्या है, सबसे पहला काम वो उसको मैक्सिमम लिमिट तक उसको रोकने की कोशिश करता है, मतलब कि उसके मोशन को अपोज करता है। ये तो समझ में आ गया, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उस डायरेक्शन में उस वो जो बॉक्स होगा या फिर कोई भी चीज़ होगी उसको मूव करने के लिए वो अपोज करेगा। सेकंड, ये डिपेंड करता है कि जो कॉन्टेक्ट की जो सरफेस होती है वो कैसी है। जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी उतना ही लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा, जितनी ज़्यादा रफ होगी उतना ही ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इसके बाद में वेट ऑफ बॉडी, अगर जितना वेट उसमें बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा वेट होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। मतलब वेट जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन, वेट कम तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कम। इसके बाद देखो जो कॉन्टेक्ट सरफेस जो होती है, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो सरफेस होती है उसमें वो एरिया कितना कांटेक्ट कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, लेकिन वो जो सरफेस का जो नेचर है, कैसा उसका सरफेस है दोनों ऑब्जेक्ट का, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो यही है कि वो जो बॉडी होगी जिसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका क्या, एक तो सरफेस कैसा है, वेट कैसा है उसमें, ये दो चीज़ों पे इसका एक तरह से ये डिपेंड करता है, ना कि उसमें कितना एरिया उसने कांटेक्ट किया हुआ है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये समझ में आया। यस Yes, सर। sir. चलो अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या क्या चीजें होती हैं उसको देखते हैं। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब फ्रिक्शन जनरेट होता है तो वहां पे क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में कैसे आएंगे, जब वो मोशन में होंगे। तो मोशन को एक तरह से अपोज करने का काम कौन करता है, फ्रिक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई कार इस तरह से बहुत तेजी से आगे जा रही है और सामने अगर कोई पेड़ आ गया और वो गाड़ी जो है वो पेड़ से टकरा गई, टकराने का मतलब वो सामने उसके बीच में उसके एक तरह से ऑब्स्टिकल आया, वो टकरा गई, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हुआ, तभी तो इसकी मोशन जो है वो एक तरह से जीरो हो गई। इन दोनों के सामने मोशन यस क्या, सर। कार की मोशन क्या, जीरो हो गई। अब पेड़ तो है वो तो स्टैटिक पोर्शन में है, स्टैटिक पोजीशन में है, वो थोड़े ना मूव करेगा। लेकिन कार जो है उसकी जो मोशन की जो एक तरह से जो एक सिचुएशन थी वो किस में आ गई, स्टैटिक सिचुएशन में आ गई। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एकदम से वो जो पेड़ था उसने वहां पे फ्रिक्शन जनरेट किया, उसको रोका। ऐसे ही आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते हो तो उसमें ब्रेक्स होते हैं। Yeah. तो जब साइकिल स्पीड से जा रही होती है तो आप क्या करते हो, ब्रेक को दबाते हो। ब्रेक को दबाते हो तो वहां पे टायरों के पास में उसके ब्रेक शू होते हैं, वो कि टायरों को ऐसे पकड़ते हैं। वो क्या करते हैं, टायरों के पास में उसको जब ऐसे पकड़ते हैं मतलब कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, और उस फ्रिक्शन से उस टायर का जो मोशन होता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, और जिससे आपकी साइकिल रुक जाती है। तो कोई भी गाड़ी होगी उसमें ब्रेक जो सिस्टम है वो फ्रिक्शन के ऊपर ही काम करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी गाड़ी में ब्रेक सिस्टम काम नहीं करेगा। ओके, तो एक ये है फ्रिक्शन जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी मोशन को अपोज करता है, वही चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट देखो, फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। कैसे हीट प्रोड्यूस करता है, आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि ये तारा, टूटता हुआ तारा आपने देखा होगा। यस सर। एक्चुअल में वो यस तारा सर। नहीं होता है, वो क्या होता है, एस्टेरॉइड्स होते हैं। सॉरी, वो यस क्या सर। होते हैं, मीटियोर्स मीटेरॉइड्स होते हैं। मीटेरॉइड्स। हाँ, मीटियोर्स होते हैं वो, जो कि अपने अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर करते हैं।
तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट है, किस में एंटर कर रहा है, गैसियस ऑब्जेक्ट में एंटर कर रहा है। तो गैस और सॉलिड के बीच में जब वो एक तरह से इंटरेक्शन होता है, दो सब सरफेस मिलती है, उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन से क्या, वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो मीटियोर्स होते हैं वो जलने लगते हैं, और इसी से वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचते पहुंचते एकदम गायब से हो जाते हैं, मतलब कि वो सरफेस तक बहुत कम ऐसे मीटियोर्स होते हैं जो कि पहुंच पाते हैं। तो इससे से क्या होता है कि आपको पता लगा फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, इसीलिए वो जलते हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने कभी जब सर्दियां होती है तो आप जब ज़्यादा सर्दी होती है तो आप ऐसे ऐसे हाथ को रब करते हो, ऐसे ऐसे रब करो, हाथों में थोड़ी हीट आपको फील होगी, थोड़े हाथ गर्म हो जाएंगे। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन से क्या उसमें हीट जनरेट हो रही है। तो इससे क्या कि फ्रिक्शन जो है वो हीट को प्रोड्यूस करता है। आया समझ में? अलग अलग यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया गया है कि जो मीटियोर्स होते हैं उसमें किस तरह से ये यस सर। हीट प्रोड्यूस होती है। Yes, sir. जो एयरक्राफ्ट होते हैं, स्पेस एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं, उसको भी इस तरह की ये जो हीट है उसका सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो एयरक्राफ्ट जो स्पेस में जाके आते हैं उनके ऊपर एक अलग से ऐसा एक शील्ड लगाया जाता है, मतलब कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड होता है जो कि इस हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब कि उस हीट से नुकसान पहुंचाने यस सर, नहीं जो देता सर है जो वो। हीट ठीक है। मीसोस्फेयर में होती है। हाँ, तो वो जो शील्ड होती है ना जिसको बोलते हैं हीट शील्ड, वो उसमें इस तरह यस के सर। फायर को एक तरह से लगने से रोकती है, और वो एयरक्राफ्ट जो इजीली आराम से अपने सरफेस तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद देखो फ्रिक्शन से जो है वो वियर और टीयर एक तरह से होता है। वियर टीयर मतलब टूट फूट होना, घस जाना उसको। तो आपने देखा होगा कि आपकी स्लीपर्स होती है, आपके शूज होते हैं, काफी टाइम अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो उसके जो सोल होते हैं नीचे से वो थोड़े से घस जाते हैं। यस सर। क्यों? क्योंकि वो उसके बीच में और फर्श के बीच में जिसके ऊपर आप चलते हो उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन से वो जिस मेटल से वो बना होता है वो मेटल धीरे धीरे रिड्यूस होता है, मतलब कि वो घिस के वहाँ की से हटता जाता है। इसी वजह से वो जो शूज के जो सोल होते हैं वो एक तरह से घिसने लगते हैं या फिर घिस जाते हैं। तो ये भी किससे होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। ऐसा ही एक तरह से जो वियर और टियर है वो अलग अलग तरह की जो मशीन्स होती है उसमें जो मूविंग जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि गाड़ी के जो टायर होते हैं वो, या फिर गाड़ी में इंजन के कुछ वहाँ पे शाफ्ट्स होते हैं, तो वो सारी क्या है, वो जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा वो वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से वो वहाँ पे घिसेगा। सर जैसे जो व्हीकल्स होती है सर, उनके ऊपर जो सर वाइपर आता है ना सर साफ करने के लिए, वो भी तो फ्रिक्शन होता होगा सर उसमें। हाँ, वो फ्रिक्शन होता है, लेकिन वो वाइपर को इतना ज़्यादा यूज नहीं करते। अगर उसको रेगुलर यूज करें तो वो जो शीशा होता है जिसके ऊपर वो वाइपर चलता है उसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं, मतलब वो शीशे को एक तरह से वहाँ से यस सर। हटा देता है। ओके। यस सर। अब देखो एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी वही है जो मैं अभी आपको समझाया हूँ। इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के जो फ्रिक्शन है उसको समझाया गया है कि कैसे कैसे इसमें एक्चुअल में जो डायनामिक फ्रिक्शन है या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन है या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कैसे काम करता है। तो जो मैंने बताया था वही चीज़ यहाँ पे इसमें, बस ये एक तरह से स्प्रिंग का यूज़ करके इस स्केल से उस चीज़ को नापा गया है कि कैसे ये एक तरह से वो जो बॉक्स है वो कौन से मूवमेंट पे बढ़ना स्टार्ट होता है और कौन से मूवमेंट पे वो एक तरह से अपनी स्पीड पकड़ लेता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे समझाया गया कैसे होता है। देखो यहाँ पे ये एक टेबल है, ये एक टेबल है और इसके ऊपर ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या है कि ये स्प्रिंग लगी हुई है और इसके ऊपर ये एक स्केल है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। और इसको ये हुक से इस साइड में खींच के ये ऑब्जेक्ट से बांध दिया, इस ऑब्जेक्ट से इसको बांध दिया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है एक तरह से बैलेंस कंडीशन में है, मतलब कि इसका जो वेट है वो इसको होल्ड किए हुए है बीच में, बिल्कुल यहाँ पे एक पोजीशन पे इसको होल्ड किए हुए है। फोर्स आप अप्लाई करोगे किस साइड में? इस साइड में। तो फ्रिक्शन किस साइड में लगेगा? इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन इसमें काम करेगा। कैसे काम कर रहा है देखो, फोर्स कौन लगा रहा है यहाँ पे? फोर्स लगा रहा है देखो ये स्प्रिंग। कौन लगा रहा है? स्प्रिंग वापस खींच रही है ना इस ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को वापस खींच रही है, तो इस साइड में खींच रही है। फ्रिक्शन किस साइड में लग रहा है? यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ये रहा। अब देखो अगर इस स्प्रिंग पे अगर
थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा फोर्स अगर आप बढ़ाओगे, मतलब कि इधर से आपने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फोर्स अगर आपने इसको दे दिया, एक्स्ट्रा फोर्स दे दिया मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा आगे इधर मूव करेगा। जब ये मूव करना स्टार्ट होगा उस कंडीशन में जो डेटा होगा, अब जैसे स्टेबल कंडीशन में वो आपने डेटा यहाँ पे लिख लिया, इसके बाद ये थोड़ा सा अगर आपने इसको एक्स्ट्रा फोर्स दिया, उसके बाद में ये मूव करना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में जो डेटा आएगा आपने उसको लिख लिया। इसके बाद में आप इसको कंटिन्यूसली अपनी हाथों से ऐसे धक्का लगा रहे हो तो ये धीरे धीरे क्या है, ये स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इसको अपने पास में खींच लेगी। तो ये जो कंटिन्यूसली जब ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा तब का डाटा आपने इकट्ठा कर लिया। तो तीनों डेटा, सबसे पहला जो आया आपके पास में वो कौन सा आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो रीडिंग आएगी, जो सबसे पहली रीडिंग आएगी जब ये मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का। सेकंड, जब ये मूव करना स्टार्ट होगा तब कौन सी डेटा आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। और थर्डली, जब ये मूव करना स्टार्ट हो गया और एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है तब कौन सा डेटा आएगा, डायनामिक फ्रिक्शन का। तो बस इसमें ये अलग अलग डेटा निकालने से ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक तरह से आपको अलग अलग फ्रिक्शन का पता लगेगा कि कौन सा फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है और कितनी उसमें वैल्यू है। ओके तो यही सब चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया हो तो इसको रीड करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इसको रीड करके समझाएं। नो सर। फिर भी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। तो जो इसका क्रक्स है, इस एक्टिविटी का क्रक्स है, वो क्रक्स ये है कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में ये वेट जब एक स्टेबल कंडीशन में रहता है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है उस स्प्रिंग से, उस कंडीशन में उसके ऊपर जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड है, जब स्प्रिंग में जब वो खींचते हुए मतलब कि वो थोड़ा सा जब वो मूव करना स्टार्ट होगा तो उसको बोलेंगे क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक वन बॉडी जस्ट स्लाइड ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब थोड़ा सा हल्का सा जब वो मूव करना स्टार्ट होगा इसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थर्ड कंडीशन क्या बनेगी कि जब the lesser force that enables the wooden block just slide on the table top is known as sliding or dynamic friction। जब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स अगर आपने इसको दिया और उस एक्स्ट्रा फोर्स से जब ये मूव करना स्टार्ट हो गया तब कौन सा फोर्स यहाँ पे काम करेगा, अब अपोजिट में स्लाइडिंग या फिर डायनामिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से अपने को तीन फ्रिक्शन समझ में आते हैं, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। जो तीनों मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। यस सर। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो फ्रिक्शन जो है वो लिक्विड और गैस में भी एक तरह से जनरेट होता है और उसको बोलते हैं ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है कि उस चीज़ को अपोज करना, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो पेपर होता है, कभी आप हाइट से एक सिंगल पेपर को ड्रॉप करना, आपको वो जो पेपर है वो कैसे आएगा, ऐसे ऐसे करते हुए नीचे आएगा। क्या रीजन पता है इसका, क्यों ऐसे वो ऐसे झूलते झूलते क्यों आता है वो नीचे? तो उसके अंदर लाइट वेट होता है। लाइट वेट तो बेटा तो ये सीधे भी तो आ सकता है ना, बिल्कुल ऐसे सीधे भी तो आ सकता है जैसे पत्थर आता है। लाइट वेट सीधे। सर उसके अंदर फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वजह से वो ऐसा होता है। देखो पेपर जो होता है उसकी शेप कैसी होगी, इस तरह से शेप होगी। अब जो फ्रिक्शन जो होगा वो उस पेपर पे, क्योंकि उसकी जो शेप है वो इस तरह से फ्लैट है, तो इसके नीचे जो है जितना टच में आएगा एरिया एयर के, उसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो एक बार तो वो फ्रिक्शन जो है उसको ऐसे मूव करवाता है और फिर जब वो ऐसे पूरा अपनी मूवमेंट को बनाए नहीं रखता, फिर वो ऐसे नीचे इस तरह से मूव करवाता है। मतलब उसके नीचे जो है ना वो एयर जो है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रही होती है, तो इस वजह से वो है एक साइड में पहले जाता है, उसके बाद जस्ट दूसरी साइड में जाता है। क्यों? क्योंकि उसके वो जो अपोजिट, वो जो मैक्सिमम लिमिट है वो पहुंच जाती है हाइट, जिससे कि वो ऊपर जा सके एक पेपर। उसके बाद वापस से वो नीचे आता है, फिर वापस से ऊपर, फिर वापस से नीचे, इस तरह से वो ऊपर नीचे होते हुए किसकी वजह से, एयर की वजह से, जो ड्रैग उसके ऊपर लग रहा है, जो फ्रिक्शन उसके ऊपर लग रहा है, इस वजह से वो जो पेपर है वो इस तरह से नीचे आता है।
अगर आपने एरोप्लेन को देखा होगा, अगर आपने कभी पेपर की एरोप्लेन बनाई है, तो पेपर की एरोप्लेन कैसे जाती है? ऐसे जाती है और फिर ऐसे, फिर होल्ड होती है थोड़ी देर, फिर नीचे झुकती है, फिर ऐसे, और फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर नीचे आ जाती है। ऐसे इसका पाथ होता है एरोप्लेन का, पेपर की एरोप्लेन का। यस सर। तनु और अंजनी, कभी नहीं उड़ाई आपने पेपर की सर एरोप्लेन? कभी 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 सर उड़ाइए, वो वापस सर उड़ाइए नीचे आ सर, जाती है। तन्नू ने। हाँ, तनु ने उड़ाई है, तो तनु बेटा आज आप पेपर की एरोप्लेन उड़ा के अंजनी को दिखाना उसका पाथ कैसा होता है। जब आप पेपर की एरोप्लेन को उड़ाते हो तो सबसे पहले वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है। मैक्सिमम हाइट यस तक सर, पहुंचने फिर के बाद नीचे आती है। वो थोड़ी सी देर वहां पे, नहीं, थोड़ी सी देर वो ऊपर रुकती है और फिर वो थोड़ी सी देर हाँ। नीचे ऐसे आएगी, फिर रुकेगी, फिर नीचे आएगी। इसका मतलब वो जो उसका जो एक तरह से स्ट्रीमलाइन जो शेप है, स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब होता है उसका ऐसा शेप जो कि मिनिमम करता है फ्रिक्शन को। तो जो स्ट्रीमलाइन शेप है वो उसको हवा जो है ना ऐसे ऊपर तक लेके जाती है, फिर उसकी वेट की वजह से वो वहां पे होल्ड होती है, फिर वो आगे से झुक जाती है, फिर वापस से वो उसकी एक तरह से डेप्थ में जाती है और फिर वापस से वो आगे जाके रुकती है, अल्टीमेटली वो ग्राउंड तक पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो बॉडी शेप जो होती है, एक पेपर का चाहे आप एरोप्लेन देख लो, चाहे आप एक रियल का एरोप्लेन देख लो, उसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर वो जो ड्रैग होता है उस ड्रैग को काटते हुए आगे बढ़ता है। इस वजह से वो जो है धीरे धीरे नीचे आता है, मतलब कि वो मिनिमम फ्रिक्शन पे काम करता है। इसी वजह से वो एरोप्लेन जो है वो एक्चुअल में हवा में फ्लोट होते रहते हैं। वो जो एक तरह से जो मॉडल है, वो मॉडल एक तरह से बर्ड से इंस्पायर होके बनाया गया। बर्ड्स को देखते हो, बर्ड्स के विंग्स कैसे होते हैं? बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं ना, जिस तरह से Yes, बर्ड्स के sir. विंग्स होते हैं, तो उसी हिसाब से एरोप्लेन को एक तरह से डेवलप किया जाता है। स्ट्रीमलाइन शेप के। हाँ, तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो ड्रैग जो होता है सामने से, जो आ रही जो एयर है उसका ड्रैग को खत्म कर देता है, मतलब कम कर देता है। पूरा जीरो तो नहीं कर सकता लेकिन मिनिमम कर देता है उसको। इस वजह से क्या होता है कि वो इजीली उसमें आगे से आगे बढ़ता जाता है, उसको ज़्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज़ आप देखते हो कि जो फ्रिक्शन है, जो लिक्विड और गैसेज में जो फ्रिक्शन लगता है, उसको आप काउंटर कर सकते हो किससे? स्ट्रीमलाइन एक तरह से शेप से। आपने देखा होगा कि जो बोट होती है, बोट का जो आगे का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है। यस सर। सर वी शेप में। हाँ, ऐसा क्यों बनाया जाता है इसको? ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि क्योंकि ये सर वो आगे से जो है, प्रेशर कम कर सके, हाँ, सॉरी फ्रिक्शन कम करके सर आगे जा सके। आगे से जो एयर, स्विम मूव इजीली। हाँ, आगे से जो वाटर जो उसके सामने आ रहा है ना, ये उसको काटते हुए, मतलब कि उसको फ्रिक्शन को खत्म करते हुए आगे से आगे बढ़ता जाए, इसलिए इसका शेप जो है इस तरह से बनाया जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी स्विमिंग की है तो आपने देखा होगा जब आप जंप करते हो Yes, sir. स्विमिंग पूल में, अगर आप हाथों को ऐसे करके और आगे की तरफ ऐसे करके मूव कर आगे जंप करते हो तो आप आगे तक, डीप तक आगे से बिना मूवमेंट के आप आगे तक चले जाते हो। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर का जो ड्रैग है वो उस शेप की वजह से इतना फ्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगा पाता जितना कि आप नॉर्मली डायरेक्ट कूदोगे, बिना हाथों को ऐसे आगे किए अगर आप कूदोगे तो आप ज़्यादा दूरी तक बिना मूवमेंट के आगे नहीं जा पाओगे। तो ये कुछ तरीके हैं। लगती भी है। हाँ, वो लगती है क्योंकि वो तो फ्रिक्शन एक तरह से एकदम से वो स्टेशनरी पोजीशन को, आप मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसको, वो स्टेशनरी जो वाटर है वो एक तरह से हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली लगेगी तो सही, क्योंकि वो वहाँ पे कौन काम और कर जब रहा है? अपन ऐसे वहाँ पे बिना न्यूटन का अपनी थर्ड लॉ body काम को- करता है। जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना ही वहाँ पे आपको अपोजिट फोर्स आपको झेलना पड़ेगा, इस वजह से आपको वो लगती है। तो ये कुछ समझ में आया कि लिक्विड और गैसेज में जो ड्रैग होता है वो कैसे काम करता है और उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। यस सर। इस चीज को, मतलब कि जो ये लिक्विड और गैसेज में जो फ्रिक्शन जो काम करता है उसी को क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, एयर और वाटर में काम करता है फ्रिक्शन, उसको बोलेंगे ड्रैग, और इसी को क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन। इसीलिए जो कार्स और जो एरोप्लेन्स होती हैं जो ज़्यादा तेज गति से चलती है उनका शेप ऐसा बनाया जाता है जिससे कि वो ड्रैग को बिल्कुल जीरो कर सके, मिनिमम कर सके। इसीलिए उनका पर्टिकुलर जो शेप है वो उसी तरह से डिजाइन किया जाता है। सर वैसे ड्रैग का रिलेशन क्या है एयर और वाटर से? ड्रैग का रिलेशन सिर्फ इतना सा है कि वो फ्रिक्शन का नया नाम दे दिया ड्रैग। एयर और वाटर में।
नहीं, फ्रिक्शन लगता है, आई मीन। जो हाँ जो एयर और वाटर में जो फ्रिक्शन लगता है उसी को ड्रैग बोलते हैं, बस नाम चेंज कर दिया उसको। हम्म। चलो अब देखते हैं, ये जो फ्रिक्शन होता है कई बार एडवांटेज भी देता है, कई बार ये एक तरह से डिसएडवांटेज भी इसका होता है। एडवांटेज क्या क्या है, सबसे पहले उनको देखेंगे, फिर डिसएडवांटेज देखेंगे, उसके बाद कुछ और इसमें पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले तो एडवांटेज यही है कि बहुत सारे काम जो होते हैं वो फ्रिक्शन के बिना कर ही नहीं सकते आप लिखने का काम नहीं कर सकते फ्रिक्शन के बिना। फ्रिक्शन जो है आपके उंगलियों के और पेन के बीच में जो जिसकी वजह से आप इसको पकड़े हुए हो, वो क्या है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे, और अगर आपने कैसे से पकड़ भी लिया उसको तो फिर आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि लिखने के लिए क्या होता है, एक पेपर और पेन के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी वो एक तरह से मूव करता है उसके ऊपर पेन और पेपर। इसी वजह से और भी चीज़ें जैसे चलने का, आप चल पाते हो क्योंकि आपके पैरों के बीच में और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, इसी वजह से आप चल पाते हो। गाड़ियाँ मूव कर पाती है फ्रिक्शन की वजह से, रुक पाती है फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन जो है आपको डेली लाइफ में हर जगह देखने को मिलता है। जैसे कि आपने अगर कोई फर्नीचर देखा होगा तो फर्नीचर में स्क्रू डालते हैं, स्क्रू जब उसमें एक तरह से टाइट करते हैं तो उसका जो स्क्रू है अगर वो बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा, मतलब कि फ्रिक्शन वहाँ पे जीरो होगा, तो वहाँ पे वो स्क्रू जो उसमें जा ही नहीं पाएगा। किसी भी चीज़ को एक तरह से होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन वहाँ पे ज़रूरी होता है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो चीज़ वहाँ पे एक तरह से अटैच ही नहीं होगी। तो यही चीज़ आपके चलने के टाइम पे काम करती है। जब आप चल रहे होते हो तो दो चीज़ें होती है। सबसे पहला, आपने एक तरह से स्टेप जब आप आगे बढ़ा रहे होते हो तो उसमें मोशन आगे, तो एक तरह से ये आपका शूज़ का मोशन है आगे की साइड में, और ये पीछे की साइड में। तो फ्रिक्शन जो है इसको एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे फ्रिक्शन जो इसको होल्ड करके रखता है जब आप चलते हो। नेक्स्ट जो है, जब आप पैर को नीचे रखते हो उस वक्त क्या होता है, फ्रिक्शन आप ज़मीन के ऊपर फ्रिक्शन लगा रहे होते हो, मतलब फ्रिक्शन जो है वहाँ पे एक तरह से अपोजिट साइड में लग रहा होता है। तो ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से आपके जो शूज़ और जो पैर हैं वो ज़मीन के ऊपर एक तरह से आगे बढ़ पाते हैं, या फिर स्टेबल कंडीशन में जब आप खड़े होते हो तो उसको होल्ड कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ना तो आप खड़े हो पाओगे और ना ही आप चल पाओगे एक ही एक तो जगह जब पे। अपन चलते हैं ना तब से, जैसे अभी आपने बेडशीट का ऊपर एग्जांपल था हाँ, कि बेडशीट पे बेडशीट ही सिली होती है, मतलब वो फिर रहती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बट अगर अपन उठा लेंगे तो सर वो नहीं रहेगी। तो अपन ने तो फोर्स ज़्यादा लगा दिया ना, ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो वो किस में, डायनामिक फ्रिक्शन में काम कन्वर्ट हो गया ना, वो ऑटोमेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन से। अच्छा अच्छा। फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही काम करता है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अच्छा, बेडशीट वाला एग्जांपल देखो, ऐसे था, कभी आपने देखा होगा कि कई बार अपने घर में कुछ ऐसी बेडशीट या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, अगर वो सोफे पे अगर रखे हुए हैं तो वो कई बार जो है ना बैठते ही ख़राब हो जाते हैं। मतलब बैठते ही वो क्या है, या तो ऐसे नीचे गिर जाएंगे, इधर उधर हो फैल जाएंगे, जाती है सर, मतलब इधर उधर फैल करने जाएंगे, लगती सिकुड़ जाएंगे। वो क्यों होता है, क्योंकि उस मैट्रेस के बीच में और उस बेडशीट के बीच में जो मटेरियल है उसके बीच में फ्रिक्शन जो है वो कम होता है, इस वजह से वो फैल जाता है। अगर वो दोनों के बीच में जो मटेरियल है अगर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वो वहीं पे ऐसे कैसे रहता है। सॉफ्ट अगर वो बेडशीट है तो वो फैल जाएगी। ओके। सबसे पहले जो बाइसिकल का जो मैंने एग्जांपल बताया था वो चलेगी कब, जब उसके टायर में रबर होगा और सरफेस के ऊपर और वो रबर के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तभी वो आगे मूव कर पाएगी। अगर वो साइकिल मूव कर रही है मतलब कि उसके ऊपर फ्रिक्शन काम कर रहा है। चलती हुई साइकिल को रोकना है तो उसके बीच में रिम और ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं, वो एक दूसरे को टाइटली पकड़ते हैं, मतलब ब्रेक जो ब्लॉक्स होते हैं वो उसको फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसीलिए जो व्हील जो रिम है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। पेन और पेपर का मैंने आपको बताया, बिना फ्रिक्शन के पेन और पेपर का आप यूज कर ही नहीं सकते। फ्रिक्शन से ही वो पेंसिल जो है उसके ऊपर एक तरह से रब कर सकते हो, और वहाँ से जो फ्रिक्शन से जो पेंसिल में जो एक तरह से ग्रेफाइट होता है वो उस पेंसिल मतलब वो पेपर के ऊपर आप उससे लिख पाते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। देखो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप बिना फ्रिक्शन के कोई काम कर सको। मतलब फ्रिक्शन तो कंपलसरी है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगना कंपलसरी है। ऐसा कोई सरफेस नहीं है जो इतना स्मूथ हो कि उसके बीच में फ्रिक्शन लगे ही ना। तो ये यहाँ पे है। सर
मतलब what would happen if there is no friction? अगर ऐसा होगा तो देखो क्या क्या होगा, इमेजिन करो, आप खड़े नहीं हो पाओगे, फर्श के ऊपर आप खड़े नहीं हो पाओगे। सर वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। नहीं नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, आपके पैरों के बीच में और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन काम करता है, जिसकी वजह से वो आप जो है ना स्टेबल कंडीशन में रहते हो। कभी बाथरूम में नहाते वक्त आपने देखा होगा कि फर्श पे अगर साबुन लगा हुआ है और आप उसके ऊपर खड़े हो फिसल जाता है। तो आपके पैर जो है ना ऐसे फिसलते हैं वहां पे, तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही आप स्टेबल कंडीशन में रह पाते हो। एक तो वो हो गया। साइकिल ही नहीं चला पाओगे आप। कभी आप कोई प्लेन सरफेस पे साइकिल चलाने की कोशिश करना, साइकिल आगे बढ़ेगी ही नहीं, वहीं पे वो टायर जो है वो घूमता रहेगा। करना कभी ट्राई। प्लेन सरफेस पे। हाँ, जैसे सर टाइल्स चलती होती तो है। है। अरे बेटा टाइल्स होती है ना, बिल्कुल स्मूथ, कोई पत्थर है उसके ऊपर, नहीं चलती। या फिर कभी आपने देखा होगा कि अगर सरफेस के ऊपर पानी गिरा हुआ है और उसके ऊपर साइकिल चलाओगे तो फिसल जाओगे। सर नहीं सर, वो टायर टेढ़ा हो Yes, जाता है, sir. सर टेढ़ा होकर साइड में चला जाता है सर वो। वो क्यों जाता है? साइकिल क्योंकि के फ्रिक्शन नहीं है ना वहाँ पे। अलग डायरेक्शन में चली जाती है। फिसल जाता है। अरे बेटा वो फिसल जाता है तो फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए तो वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है ना वहाँ पे। तो अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो वो स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगा, वो चलेगी नहीं आगे। और मान लो कि चल रही है और फिर आपको रोकना है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो रुकेगी नहीं, वो चलती जाएगी चलती जाएगी। यूज सर ब्रेक है ना अपने पास। ब्रेक काम ही नहीं करेंगे। ब्रेक भी फ्रिक्शन से तो बेटा रुकता है ब्रेक ना। से क्या करते हैं, ब्रेक उस टायर को ऐसे पकड़ने का कोशिश करते हैं, जब वो पकड़ते हैं तब वो ब्रेक मतलब वो जो ब्रेक शूज होते हैं उसमें वो उसको एक तरह से रब करते हैं उसके टायर के, तब वो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन से मोशन कम हो जाता है किसका, टायर का, इस वजह से वो साइकिल रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो उसको पकड़ नहीं पाएगा, मोशन कम नहीं होगा और वो साइकिल चलती जाएगी। अच्छा सर, तभी कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर जो मैकेनिज्म है वो काम करना बंद कर देता है। फिर वो तो सर किसी के साथ भी हो सकता है सर, वो वाला एक्सीडेंट तो। हाँ, तो फ्रिक्शन जो है एक्चुअल में एक नेसेसरी एविल है, ऐसा दुश्मन जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दुश्मन क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को ख़राब करता है। ब्रेक शू खराब होते हैं, टायर खराब होते हैं, चलते हैं चप्पल जूते खराब होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर वो होगा भी नहीं तो चले ही नहीं पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। यस सर। ये इलुस्ट्रेशन Yes, मैं आपको sir. करवा चुका हूँ। डिसएडवांटेज देखते हैं हम। डिसएडवांटेज क्या है? फ्रिक्शन के एडवांटेज अपन ने देख लिए, चीज़ों को कंप्लीट मतलब सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए आपको फ्रिक्शन जरूरी होता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? देखो सबसे पहले डिसएडवांटेज तो यही है कि जो मशीनरी है, जो ऑटोमोबाइल्स मतलब कार वगैरह, तो ये जो ऑटोमोबाइल्स और मशीनरी होती है उसमें फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने से जो एनर्जी और जो फ्यूल है वो वेस्ट होता है, क्योंकि वो हीट के रूप में वो जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रिक्शन होगा तो उसमें वियर और टीयर होगा, और इससे जो उसमें जो मूविंग पार्ट्स होंगे वो घिसेंगे, और घिसेंगे तो उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत होगी, इससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसके बाद में देखो कि जो वियर और टीयर जो है वो दो तरह से उसके ऊपर एक तरह से काम करता है। कैसे? एक तो वो सरफेस जो है वो कांटेक्ट में है, कितने टाइम से है उसमें कांटेक्ट में, कितना वो उसके ऊपर एक तरह से बार बार काम कर रहे हैं आप, उसकी वजह से वो वियर टीयर होता है। दूसरा कि इसको ख़त्म करने के लिए, मतलब वियर टीयर मतलब वो ठीक ठाक रहे, उसमें कोई नुकसान ना आए, इसलिए उसमें लुब्रिकेंट्स का काम में लिया जाता है अक्सर। तो आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ होती है उसमें ऑयल डाला जाता है। ऑयल क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो उसके एक तरह से वो जो वियर और टीयर है उसको स्मूथली वो उस मैकेनिज्म को चला सके, इस वजह से वहाँ पे ऑयल का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो मशीन के जो पार्ट्स हैं वो स्मूथली काम कर सके। ओके, तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं फ्रिक्शन के जो अभी हमने देखे। इसके बाद देखो, वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट देयर इज ए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। When a body moves over another, it has to overcome friction. This needs energy, hence some energy is always wasted in overcoming friction. तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट होती ही है वहाँ पे जब ऐसा कोई दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करते हैं एक दूसरे के सरफेस के ऊपर। When two parts of machine rub against each other, heat is produced and efficiency of the machine decreases. There will be greater wear and tear in different parts of a machine due to friction. Thus, friction reduces the efficiency of machines.
ये बड़ा ही शॉकिंग एक तरह से फैक्ट है कि फ्रिक्शन नहीं होगा तो मशीन काम नहीं करेगी, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो मशीन ख़राब होगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू उसमें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। चलो नेक्स्ट देखो, फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। कैसे डेली लाइफ में, कैसे कि हम विदाउट फ्रिक्शन अपन क्या करेंगे, स्लिप हो जाएंगे। कभी पानी के सरफेस पे आप चलोगे, मतलब कि फर्श पे पानी गिरा हुआ है तो स्लिप होते हो, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम हो जाता है, इस वजह से आप वहाँ पे स्टेबल कंडीशन नहीं बना रख पाते हो और आप वहाँ पे फिसल जाते हो। ये किसी वजह से भी हो सकता है, अगर वहाँ पे फ्लोर गीला है उस वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर फ्लोर इतना सॉफ्ट है, इतना वहाँ पे मतलब कि वो चिकना है जिससे कि आप चल ही नहीं पाते हो उसके ऊपर और वो वहाँ पे फिसल जाते हो। सर कुछ टाइल्स होती है ना ऐसी जो कि बहुत सॉफ्ट रहती है। हाँ, तो वहाँ पे फ्रिक्शन मिनिमम होता है, वो वहाँ पे फिसलने का चांस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, नेट्स और स्क्रूज जो हैं वो एक्चुअल में वॉल्स को होल्ड करते हैं, वो इसी वजह से होल्ड कर पाते हैं कि उनके बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। इसके बाद जो मैच स्टिक है, उसको आप मैच बॉक्स से जब उसको आप रब करते हो तब वो जलती है, तो अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो जलेगी नहीं और वो फिर बाद में काम नहीं आएगी। तो फ्रिक्शन जो है वो मैच बॉक्स का जो छोटी सी तिल्ली होती है वहाँ पर भी काम कर रहा होता है। कार्स और बसें जो है वो एक्चुअल में फ्रिक्शन की वजह से चल पाती है, क्योंकि उनके टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बिना फ्रिक्शन के आप लिख नहीं सकते पेन और पेपर पे। इसके बाद जो साइकिल होती है या फिर कोई व्हीकल होते हैं, उनमें एक्चुअल में उनको चलाने के लिए तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन, और उनको रोकने के लिए ब्रेक जो उनका मैकेनिज्म है और जो टायर का जो एक्सल होता है उसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, उसकी वजह से वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रोक पाते हो आप। ये डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स थे। इसके बाद देखते हैं, फ्रिक्शन इज ए डीमेरिट टू इन सम सर्कमस्टेंसेस। कैसे डीमेरिट, कैसे? देखो, अगर ये मशीन में फ्रिक्शन होगा, ज़्यादा होगा, तो वो हीट जनरेट करेगा, और हीट जनरेट करेगा तो उसमें वियर और टियर जो होंगे उसके पार्ट्स वो जल्दी होंगे, मतलब जल्दी ख़राब होने के चांस उसमें बढ़ जाते हैं। आपको जब मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उसमें बाम्बू ट्री होते हैं, और बाम्बू ट्री एक दूसरे के रब करते हैं तो उसकी वजह से आग लग जाती है। तो वहाँ पे क्या, फॉरेस्ट फायर। हाँ, तो वहाँ पे क्या, दोनों के बीच में जब वो फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है और हीट से वहाँ पे आग लग जाती है। टायर जो होते हैं व्हीकल के या फिर आपके जूतों के जो सोल होते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं। इसके बाद फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी वेस्ट होती है, ये आपने जान लिया। अब ये सब हो गया, मतलब कि अपने को पता लग गया कि फ्रिक्शन जरूरी भी है और फ्रिक्शन की वजह से कुछ नुकसान भी हो रहा है। तो अपन अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें, ऐसा कोई मैकेनिज्म है तो बेस्ट है। तो रिड्यूस करने का मैकेनिज्म जिससे कि फ्रिक्शन Yes, रिड्यूस sir. हो जाए, जहाँ पे अपने को Sir, फ्रिक्शन कम lubricants. चाहिए, तो उसके लिए देखो, आपको सबसे पहले तो जो ग्रीस लुब्रिकेंट्स में आ गए वो। सुनो, जब भी कभी ऐसा कोई मूविंग पार्ट्स हैं, जिस मूविंग ऑब्जेक्ट है उनके पार्ट्स जब दो सरफेस मिल रही है और उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, तो आप वहाँ पे पॉसिबल हो तो आप लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हो। लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे अनइवन सरफेस होती है और लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, इस सरफेस के बीच में फिल कर देते हैं और उसकी वजह से वो दोनों जो एक तरह से यहाँ पे हिल्स और ये कुछ वैलीज होती है, तो उसके बीच में जो है वो लुब्रिकेंट आने की वजह से ये हिल्स और वैलीज इतनी ज़्यादा फील नहीं होती जितनी नॉर्मल कंडीशन में होती है। तो इस वजह से जो लुब्रिकेंट है दोनों के सरफेस में आ गया और इसने क्या किया, फ्रिक्शन को मिनिमम कर दिया। तो ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं जैसे ऑयल है, ग्रीस है, या फिर कोई ऐसा ही कोई सॉफ्ट लिक्विड, जैसे आप चलते सर हो, कैरम बोर्ड के ऊपर वो पाउडर लगाते हैं ना, हाँ पाउडर फाइन लगाते हैं वो, पाउडर। बिल्कुल वो फाइन पाउडर होता है। वो एक्चुअल में वहाँ पे क्या काम करता है, वो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन का काम करता है। रोलिंग फ्रिक्शन कैसे, पाउडर के जो बिल्कुल छोटे छोटे जो वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर वो जो कैरम बोर्ड की जो वो, हाँ, तो वो जो काटी होती है वो उसके ऊपर मूव करती है, जब आप उसके ऊपर मारते हो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है उस पाउडर के पार्टिकल्स की वजह से। ओके, इसके बाद बॉल बियरिंग जो होती है उसका भी यूज कर सकते हो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम होता है। तो कोई भी अगर कंडीशन जहाँ पे फ्रिक्शन है तो उसको आप कम से कम कर सको, तो उसके लिए आप रोलिंग वहाँ पे एक तरह से फ्रिक्शन लगा दो, वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा।
तो बॉल बेयरिंग उसी मेथड पे काम करती है, उसमें क्या फ्रिक्शन बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। पॉलिशिंग, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉलिश कर देते हो तो उसके मतलब स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। स्मूथ होने का मतलब उसमें जो ये मैंने बताया ना हील्स और ये यहाँ पे वैलीज होती है, ये बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। मिनिमम होगी तो किसी भी सरफेस के संपर्क में आएगा, वहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर शेप दे देना उसको, उस शेप की वजह से उसमें फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम हो जाना, जैसे एरोप्लेन की एक पर्टिकुलर शेप होती है। और फिर नेक्स्ट है पाउडरिंग। कैरम बोर्ड का एग्जाम्पल अभी बताया। एक एक करके देखते हैं इनको। वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सबसे पहले स्ट्रीमलाइन बॉडीज। स्ट्रीमलाइन बॉडीज मतलब एक पर्टिकुलर शेप में, जैसे एरोप्लेन का ये शेप होता है, तो ये क्या करता है, इस ड्रैग को कम करता है, मिनिमम कर देता है इस ड्रैग को, इसी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन कम लगता है। ये रॉकेट का भी शेप ऐसा ही कुछ होता है। इंस्पायर किससे, बर्ड से। फिश का भी शेप ऐसा ही होता है क्योंकि ये वाटर के ड्रैग को कम करता है। सबमरीन देखो, फिश की जैसी दिख रही है आपको सबमरीन, तो फिश से इंस्पायर होकर सबमरीन बनाई, क्योंकि वाटर में फिश और वाटर में सबमरीन, इसी वजह से उससे इंस्पायर होकर सबमरीन का मॉडल बनाया जाता है, जिससे कि उसमें ड्रैग जो है वो मिनिमम हो। इसके बाद में मैंने बताया पॉलिशिंग। पॉलिशिंग से क्या होता है कि जो सरफेस होती है वो रफ सरफेस होती है, वो जो उसका एक तरह से रफनेस जो होता है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा कम वहाँ पे लग रहा होता है टू सरफेस के बीच में। ओके। व्हील्स। व्हील्स का आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सूटकेस होते हैं। सूटकेस को डायरेक्ट खींचोगे तो उसमें एक्चुअल में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहां पे लगेगा किसमें, तो आप उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दो किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। व्हील्स लगा दो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन में। इससे वो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। ये रहा वो एग्जांपल। लुब्रिकेंट्स का मैंने आपको बता दिया कि लुब्रिकेंट से भी इस तरह के जो दो सरफेस होते हैं उनकी वो जो सरफेस में जो हील्स और जो वैलीज होती है वो मिनिमम हो जाती है, मतलब वो जो लुब्रिकेंट वहाँ पे फिल हो जाता है। इसी वजह से जो अलग अलग जो मशीनें होती हैं उसमें लुब्रिकेंट्स का यूज़ किया जाता है। ऑयल, ग्रीस या फिर ग्रेफाइट पाउडर, इस तरह के लुब्रिकेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिससे वो जो लेयर जो होती है उन लेयर के बीच में एक तरह से स्मूथनेस जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है बॉल बियरिंग एंड रोलिंग बियरिंग। बॉल बियरिंग देखो इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है, ये अंदर की साइड में एक एक्सल है, ऐसा मूविंग ये एक्सल होता है, ठीक है। ये एक तरह से लोहे का अंदर है और इसके बाहर देखो ये भी लोहे का है, और इन दोनों के बीच में ये कुछ बॉल्स डाली गई है। अब ये बॉल्स क्या, ये अंदर वाले को अगर आप पकड़ोगे ना, अंदर वाले को पकड़ोगे और बाहर वाले को ऐसे मूव करवाओगे, तो ये क्या होगा, इस बॉल के ऊपर ये मूव करेगा, ना कि उस एक्सल के ऊपर रब करते हुए मूव करेगा। बॉल के ऊपर मूव कर रहा है मतलब बॉल क्या है, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पे जनरेट कर रही है। ऐसा मैकेनिज्म आप जितने भी टायर देखते हो उन सब टायरों में ऐसा ही मैकेनिज्म होता है, रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पे एक्चुअल में काम कर रहा होता है। ओके, जितने भी टायर होते हैं, जितने भी घूमने वाली चीज़ें हैं, उसमें सब में क्या ऐसा ही बॉल बेयरिंग टाइप में मैकेनिज्म होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बॉल बेयरिंग से कैसे रिड्यूस होता है फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखो एंटी फ्रिक्शन मेटल्स। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, एलॉय से बने होते हैं, एलॉय ऑफ लेड। इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम हो जाता है। तो कई बार जो ये बॉल बेयरिंग होती है ना, इसमें एक जो इसका जो ये क्या बोलते हैं एक्सल जो होता है, ये एलॉय से बनाया जाता है, जिससे कि इसके बीच में भी अगर कोई फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको भी मिनिमम किया जा सके, जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसको भी मिनिमम किया जा सके। इसीलिए कुछ एंटी फ्रिक्शनल जो मेटल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। बहुत ही एक्सपेंसिव जो चीज़ें होती हैं उनमें, एक्सपेंसिव चीज़ों में एलॉय का एग्जांपल, एलॉय का एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो जैसे महंगी महंगी जो घड़ियाँ होती हैं, वॉचेज होती है, उसमें इस तरह के जो एक्सल होते हैं जो ऐसे मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी इस तरह के मेटल से बनाए जाते हैं, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के जब टच में हो रहते हैं, सरफेस जब दोनों के टच में रहती है, एक्सल जब मूव करते हैं तो वो उसमें फ्रिक्शन जो है मिनिमम रहे, इस वजह से। लेकिन ये जो है महंगा पड़ता है एलॉय ऑफ लेड, इस वजह से बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों में ही इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एयर कुशन। एयर कुशन आपने देखो एक होवर क्राफ्ट होता है। होवर क्राफ्ट का मतलब होता है ऐसा एक मशीन होती है, बोट जैसी होती है, ऐसे बड़ा सा उसके नीचे जो है ना बलून लगा होता है, बड़ा सा बलून लगा होता है, उसके बीच में ऐसे मशीन लगी होती है, मतलब मोटर होती है, उसके बीच में आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे चेयर लगी होती हैं, और ये क्या है, ये जो इसके नीचे जो बलून है ना, इसकी वजह से ये पानी में और मिट्टी में
या फिर कोई स्वैम्पी कोई रीजन है, मतलब कि दलदल में, उसमें आराम से चल सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैकेनिज्म इसका कैसे काम करता है। नीचे जो है इसके ये एक्चुअली जो ये गुब्बारा टाइप में जो होता है, जैसे ये यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे इसमें एक मशीन लगी होती है। ये क्या करती है, इसमें एयर को ब्लो करती है इस साइड में, इस साइड में। और ये एयर ब्लो होने से क्या है, यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, और वाइब्रेशन क्रिएट होने से ये क्या है, इन दोनों के बीच में, सरफेस के और इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस बन जाती है वाइब्रेशन से। तो ये जो स्पेस बनी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी सी हल्की सी ऊपर उठते हुए आगे चलती है। मतलब कि ये दोनों के सरफेस के टच में नहीं रहती, ना तो वाटर के ना इसके सरफेस के बीच में, वाइब्रेशन की वजह से, ये एयर की वजह से ऐसा वाइब्रेशन जनरेट होता है। तो इस वजह से ये क्या, वाटर पे भी आराम से चल लेती है, पत्थरों पे भी आराम से चल लेती है, मतलब नॉर्मल पत्थरों पे, ऐसे नहीं पहाड़ पे लेके जाओ, जो किनारे के पास में जो जैसे लाइन होता है वहां पे, दलदल में भी आराम से चल लेती है। तो क्यों चल लेती है? क्योंकि इसके बीच में दो सरफेस जब संपर्क में नहीं आएगी तो वहां पे फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा तो वो आराम से मूव करेगी। तो इसलिए ये होवरक्राफ्ट्स होते हैं, इस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जिसमें दो सरफेस के बीच में एयर को ला दिया जाता है और एयर का रेजिस्टेंस उन दोनों सरफेस के रेजिस्टेंस से कम होता है। आया समझ में होवरक्राफ्ट का? यस सर। चलो, ये तो था कि आपने जो फ्रिक्शन है उसको डिक्रीज किया, मतलब कि जहां पे आपको फ्रिक्शन की कम जरूरत थी। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पे फ्रिक्शन की ज़्यादा जरूरत होती है, जैसे ब्रेक लगाने के टाइम पे गाड़ी रुक जानी चाहिए, जल्दी से रुक जानी चाहिए, तो वहां पे आपको फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे के लिए जब आपको फ्रिक्शन को इंक्रीज करना होता है, तब आप क्या करोगे? उसकी सरफेस रफ कर देंगे। हाँ, तो जो व्हीकल के जो टायर होते हैं ना, उस पे देखो इस तरह के कुछ डिजाइन होते हैं। पैच। तो ये जो डिजाइन है ना, ये इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे कि जो सरफेस और जो रोड है उसके बीच में एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन आए, और उस फ्रिक्शन की वजह से वो गाड़ी जो है वो जल्दी रुक जाए। तो इसीलिए इसका जो मैकेनिज्म है ऐसा बनाया जाता है। अगर ये बिल्कुल प्लेन टायर बना दिया जाएगा, एकदम गोल प्लेन टायर, तो इसके बीच में और रोड के बीच में सरफेस के जो एक्चुअल में जो सरफेस का जो मटेरियल है वो ज़्यादा उसमें काम नहीं करेगा, और इस वजह से वो टायर जो है वो ज़्यादा जल्दी से रुकेगा नहीं। इंक्रीज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग। तो दूसरा इसमें मेथड हो सकता है कि आप इस टायर का ही वजन बढ़ा दो। तो जब आप ब्रेक लगाओगे तो वो ब्रेक जितना ज़्यादा हैवी वहाँ पे उसके ऊपर ऑब्जेक्ट होगा वो उतना जल्दी रुक जाएगा। देखा होगा आपने कि हल्की गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से जाती हैं और वो ब्रेक लगाने पे वो फिसलती है रोड पे, वो रुकती नहीं है। इसीलिए जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं वो इजीली रुक जाती है थोड़ी दूर जाने के बाद। तो वेट बढ़ा दो आप, तब भी वो फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। अब देखो फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल। ओके, देखो यहाँ पे बाकी चीज़ तो मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे एक बात है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का मतलब होता है कि आपने शूज़ को देखा होगा तो उसमें जो है ना इस तरह के अलग अलग स्ट्रिप जो है उसके सोल पे ऐसे रहती है, डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ भी डिज़ाइन हो सकती है वो। यस सर। तो ये जो है ये फ्रिक्शन को मैक्सिमम करने के लिए ऐसी डिज़ाइन बनाई जाती है। ओके, इसी को बोलते हैं कोरिलेशन। टायर्स में भी देखते हो आप, जिसमें वो अलग अलग शेप के जो वहाँ पे डिज़ाइन होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। ओके, बाकी चीज़ इसमें समझाने की नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ये देखो टायर में देखो ये इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं ना, इसको बोलते हैं कोरिलेशन। एक यहाँ पे बात है कि जो वेट सरफेस होती है वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। इसको समझने के लिए आपने देखा होगा जब कभी आप वो गेम खेलते हो जिसमें रस्सी को खींचना होता है दोनों साइड से, दो टीम होती है, एक रस्सी को Yes, sir. खींचती है। अगर आपके हाथों में थोड़ा सा पसीना आता है तो आप क्या करते हो, उस पसीने को पहले पहुँचते हो और फिर वापस से उसको पकड़ते हो, ग्रिप अच्छी बनती है। अगर आपने कभी Yes. कबड्डी खेला होगा तो कबड्डी में भी आपने देखा होगा जब कभी आप ओपोनेंट को टैकल करते हो, मतलब पकड़ रहे होते हो, तो उस वक्त उसके स्किन पे पसीने की वजह से वो आपके आपके हाथ से स्लिप हो जाता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, मिट्टी को जल्दी से उठाते हो और मिट्टी को हाथ से रब करते हो और फिर आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो। तो वो क्या, वेट सरफेस को ख़त्म कर देता है। और मिट्टी क्या करती है, मिट्टी वहाँ पे एक्चुअल में फ्रिक्शन को बढ़ा देती है, जिससे कि वो जो है एक्चुअल में वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपके हाथ से निकल नहीं पाता है, ग्रिप अच्छी बन जाती है। और यही क्या, इससे आप चीज़ों को अच्छे से कर पाते हो। तो फ्रिक्शन जो है कभी कभी अच्छा है, कभी कभी बुरा है।
बाकी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखा कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है डेली लाइफ में, कितना एसेंशियल है ये भी हमने देखा, और कई सर कुछ ये तो कुछ आपने बताया सर, आपने ऐसे कहाँ बताया कि ऐसा होता क्यों है कि वेट सब्सटेंस में ऐसा, क्यों होता है हाँ बेटा ड्राई अभी। में क्यों नहीं होता, सिर्फ वेट में क्यों होता है? हाँ, अभी मैं जो रामायण गा रहा था वो यही थी कि दो सरफेस जो होती है उसके बीच में क्या होते हैं, बताओ। ब्रेक्स मतलब अंजनी, जो दो सरफेस होती है उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन। क्यों होता है? कि वो सर वो सर ये दोनों क्या है? ये दो सरफेस है, ये ऊपर वाली सरफेस है, नीचे सरफेस है। कि उनके बीच में कांटेक्ट है। कांटेक्ट तो है, लेकिन ये फ्रिक्शन क्यों जनरेट हो रहा है? ये दो सरफेस सरफेस के बीच में ही तो होगा। क्यों होता है, तो बेटा मैं ये हाँ पूछ रहा हूँ ना, रीजन क्यों होता है। क्यों? अच्छा, ये सरफेस अगर इस तरह से प्लेन सरफेस होगी तो क्या इनके बीच में ये होगा, फ्रिक्शन होगा? अंजनी, ये दो सरफेस है, फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड कंडीशन ये है। ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सी कंडीशन में लगेगा? सर बता दिया ना क्या? सर, मैं बताऊं रफ वाली में। हाँ, तो रफ वाले में क्यों लग रहा है फ्रिक्शन ज़्यादा? तो सर लगता है तो सर क्योंकि सर सॉफ्ट वाली सरफेस पे है ना फ्रिक्शन नहीं लगता। अरे बेटा, सॉफ्ट वाली फ्रिक्शन पे सरफेस सरफेस पे क्यों नहीं लग रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना। मैं आपको नहीं बताया क्या दो सरफेस के बीच में ये क्या कुछ ऐसे हील्स और वैलीज जैसी सरफेस होती है, जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उस पर ये हील्स और वैली ज़्यादा होगी, तो हील्स और वैलीज एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेती है, एक दूसरे में फंस जाती है, इसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे स्मूथ सरफेस में ये फ्रिक्शन जो है कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हील्स और वैलीज है ये कम है, इंटरलॉक कम होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा। चैप्टर के स्टार्ट में ही समझा दिया था, कल की क्लास में यही चर्चा हुई थी। यस सर। अब अंजनी का क्वेश्चन है कि पसीने आने से कैसे वहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा और वो कबड्डी प्लेयर जो है आपके हाथ से फिसल के चला जाता है। ठीक है, उसको देखो। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि दो सरफेस होती है और उनके बीच में ऐसी हील्स और वेलीज होती है। मान के चलो कि ये ऊपर वाली सरफेस जो है ये किसी कबड्डी प्लेयर का पैर है। अब पैर है तो उसकी स्किन होगी, स्किन पे ऐसी हील्स और वेलीज टाइप कुछ स्ट्रक्चर सरफेस पे होगा। ये जो नीचे वाली सरफेस है, मान के चलो ये आसवी का हाथ है जो कि इसके पैर को पकड़ रहा है। अब नीचे जो है ये हाथ में भी ऐसे ही हिल्स और वेलीज वाली सरफेस होगी, ऊपर भी हिल्स और वेलीज वाली सरफेस है, ग्रिप बननी चाहिए। लेकिन बीच में कौन आ गया? बीच में आ गया पसीना, जो क्या है? पानी। वाटर। फ्रिक्शन। अरे बेटा वाटर, पसीना आ गया बीच में, दोनों के सरफेस के बीच में, जो क्या है? वाटर। और वाटर क्या काम करता है यहाँ पे? लुब्रिकेंट का काम करता है। जब दो सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट आता है तो फ्रिक्शन कम होता है कि ज़्यादा होता है? कम। कम फ्रिक्शन होगा, इसलिए ग्रिप कम बनेगी। इसलिए सबसे पहला काम क्या करोगे? आप इस लुब्रिकेंट को हटाओगे यहाँ से, और लुब्रिकेंट को हटाने का तरीका, पसीने को पहुंच लो, पसीना तो है वहां पे लुब्रिकेंट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए सर। चलो, तो आज की क्लास में इतना है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपका सर। काम आपका काम है चैप्टर को पूरा रिवाइज करके आओगे, एक एक क्वेश्चन। पूछेंगे। हाँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा, ठीक है? कल की क्लास में देखते हैं ओरल एग्जाम में क्या होता है आपका। तब तक के लिए यस बाय। सर।